हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बीए थर्ड ईयर के हैं। इसमें आपके पेपर में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका टोटल समय 3 घंटे का रहता है। तो चलिए आज की आपकी क्लास चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साल ऑगस्ट कॉम्ट के जन्म और मृत्यु से संबंधित है? तो जो उनके जन्म से संबंधित है वो है 1798 और उनकी मृत्यु हुई थी 1857 में। तो इसका उत्तर नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, ऑगस्ट कॉम्ट का पूरा नाम था। तो उनका पूरा नाम था इसिडोर ऑगस्ट मैरी फ्रैंकविस जेवियर कॉम्ट। तो ए ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न तीसरा, समाज का विकास प्राकृतिक नियम के विपरीत मनुष्य के सचेत प्रयत्नों का परिणाम है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है स्पेंसर ने। अगला प्रश्न, कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित उपागम क्या है? तो है प्रत्यक्षवाद का। अगला प्रश्न, कौन सा समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता था? तो वो था ऑगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न, किस विद्वान के बारे में ये कहा जाता है कि प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता स्वयं ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी थे? तो वो कहा जाता है ऑगस्ट कॉम्ट के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक अमेरिका से संबंधित नहीं है? तो जो ऑगस्ट कॉम्ट हैं वे फ्रांस के रहने वाले हैं, जबकि ये तीनों जो लेखक हैं वो अमेरिका से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न 8, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को एक संश्लेषी विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है? तो वो क्या है? ऑगस्ट कॉम्ट ने। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 9, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा है? तो कहा है ऑगस्ट कॉम्ट ने। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 10, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को अपने से पूर्ववर्ती विज्ञानों पर आश्रित एक नवीन एवं जटिल विज्ञान कहा है? तो कहा है ऑगस्ट कॉम्ट ने। अगला प्रश्न है 11वां, कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत विचारों के वर्गीकरण को बताइए। तो उसके जो वर्गीकरण थे वो थे धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 12, 3 स्तरीय नियम के प्रतिपादक कौन है? जो 3 स्तरीय नियम दिया था वो दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न 13, कॉम्ट का त्रिस्तरीय सिद्धांत कहलाता है? वो कहलाता है मनुष्य की प्रगति का नियम। अगला प्रश्न है 14, सेंट साइमन के शिष्य कौन थे? सेंट साइमन के शिष्य थे ऑगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 15, इनमें से कौन सा स्तर कॉम्ट के 3 स्तरों के नियम से संबंधित नहीं है? तो उनके नियम से संबंधित था धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष। ये तीनों उनके नियम से संबंधित थे, जबकि आर्थिक जो है उनके नियम से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 16, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रतिपादित किया है? तो उन्होंने क्या है मानवता का धर्म। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है 17, ऑगस्ट कॉम्ट को मानव और सामाजिक एकता का प्रथम समाजशास्त्री ही समझा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रेमंड एरो का। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 18, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो वो किया गया था 1838 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कॉम्ट द्वारा विज्ञानों के वर्गीकरण को सही क्रम में रखिए।
तो उनके जो विज्ञान के क्रम थे वो थे पहले नंबर पर गणित, फिर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्ट के सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो है प्रत्यक्षवाद का। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न 21, प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता मनुष्यों में सबसे कम प्रत्यक्षवादी था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जे.एस. मील का। अगला प्रश्न है 22, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रत्यक्षवादी योजना संबंध गढ़ा है? तो वो है ऑगस्ट कॉम्ट ने, जो कि प्रत्यक्षवाद की योजना उन्होंने बनाई है। अगला प्रश्न है 23, प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं हैं। तो प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और वैश्यिकता है, और तीसरी यथार्थता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 24, ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय क्या है? तो उसका अभिप्राय है वैज्ञानिक। प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय है वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए सही है, सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 25, समाज शास्त्र की शाखा में कौन सा संयोजन मेल कॉम्ट द्वारा दिया गया है? तो जो ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा दिया गया है वो है सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गतिकी। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 25, समाज शास्त्र की शाखा में कौन सा संयोजी मेल कॉम्ट द्वारा दिया गया है? तो वह सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गतिकी। अगला प्रश्न है 26, कॉम्ट ने वैज्ञानिकों के वर्गीकरण में किससे आधार बनाया है? तो वो बनाया है निर्भरता का वृद्धिक्रम और घटती हुई मान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। इसका उत्तर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रतिपादित नहीं किया है? तो वह है आत्महत्या, जो कि ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रतिपादित नहीं किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 28, नवीन विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र अपने से सभी पूर्व विज्ञानों पर आश्रित है, यह कथन है सत्य कथन है ये एक। अगला प्रश्न है 29, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 30, ऑगस्ट कॉम्ट की प्रथम रचना कौन सी थी? तो उनकी जो प्रथम रचना थी वो थी ए प्रोस्पेक्टस ऑफ साइंटिफिक वर्क, रिवॉर्ड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 31, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ऑगस्ट कॉम्ट की नहीं है? तो पॉजिटिव फिलॉसफी भी उन्हीं के द्वारा लिखित है, और पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पॉलिटी और कैचिंग ऑफ पॉजिटिविज्म ये भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जबकि द सुसाइड उनके द्वारा नहीं लिखी गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 32, अगला प्रश्न, किसने ऑगस्ट कॉम्ट के त्रिस्तरीय नियम को मानसिक या आदर्शात्मक मानते हुए आलोचना की है? तो की है लुइस कोजर ने और जोनाथन टर्नर ने। इसका ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न 33, तीन स्तरीय नियमों से क्या संबंधित नहीं है? तो उससे संबंधित नहीं है आर्थिकता। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 34, समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, यह किसने कहा? तो ये कहा है ऑगस्ट कॉम्ट ने कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है। अगला प्रश्न 35, ऑगस्ट कॉम्ट के त्रिस्तरीय नियम का आधार बौद्धिक विकास क्या है? बौद्धिक विकास है, तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न 36, किसने समाजशास्त्र के लिए निरीक्षण, परीक्षण, ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धतियों को निर्धारित किया है? तो वो क्या है? ऑगस्ट कॉम्ट ने। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 37,
स्पेंसर का जन्म किस देश में हुआ? तो स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है 38। हर्बर्ट स्पेंसर को समाजशास्त्र का दूसरा संस्थापक पिता माना जाता है, जबकि पहला पिता ऑगस्ट कॉम्ट को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न 39। सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो वह है स्पेंसर। अगला प्रश्न है, डार्विन की किस रचना ने स्पेंसर के विचारों को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो वो क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने ये एक रचना थी जिसने डार्विन को प्रभावित किया। डार्विन की जो रचना थी स्पेंसर को उसने प्रभावित किया। अगला प्रश्न है 41। समाज एक साव्य के रूप में है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। अगला प्रश्न है 42। अधिसावयव उद्विकास की अवधारणा के साथ किस विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है? तो उसका जुड़ा हुआ है स्पेंसर का। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 43। हर्बर्ट स्पेंसर को किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है सामाजिक उद्विकास के लिए। अगला प्रश्न है 44। सोशल स्टैटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो सोशल स्टैटिक्स पुस्तक के लेखक हैं स्पेंसर। अगला प्रश्न 45। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा की व्याख्या किस आधार पर की है? तो उन्होंने की है समाज और सावयव में समानता। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 46। स्पेंसर ने किस नियम को मानव समाज पर लागू किया है? उन्होंने अपना नियम लागू किया है प्राकृतिक पर्यावरण का नियम। अगला प्रश्न है 47। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं स्पेंसर। अगला प्रश्न है 48। कौन सी पुस्तक स्पेंसर से संबंधित नहीं है? तो स्पेंसर से संबंधित पुस्तक वो है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि स्पेंसर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 49। कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो वो है विज्ञानों का वर्गीकरण, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अगला प्रश्न 50। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं डार्विन। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो उसके प्रतिपादक हैं डार्विन। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 52। हर्बर्ट स्पेंसर ने किस आधार पर समाज का वर्गीकरण किया है? तो उन्होंने किया है सरलता से जटिलता। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 53। उद्विकास किस भाषा से लिया गया है? तो वो लिया गया है जर्मन भाषा से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संस्थापक समाजशास्त्री है? तो जो इमाइल दुर्खिम है वो एक समाजशास्त्री हैं। अगला प्रश्न, दुर्खिम का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 56। सामाजिक एकता की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो वो क्या था? इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक अवधारणा को प्रस्तुत। अगला प्रश्न, आत्महत्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो वो दिया था दुर्खिम ने। अगला प्रश्न, यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर समाजों में भेद करने वाला विज्ञान कौन है? विद्वान कौन है? तो वह है दुर्खिम, जो कि सावयवी और एकता के आधार पर भेद किया है उसने। अगला प्रश्न है 59। दुर्खिम के अनुसार सावयवी एकता पाई जा सकती है, तो पाई जा सकती है केवल जटिल समाज में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है 60। दुर्खिम के अनुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता कहलाती है,
तो वो कहलाती है यांत्रिक एकता। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? तो क्या है? इमाइल दुर्खिम ने। अगला प्रश्न 62, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन इमाइल दुर्खिम ने किया है? तो उसका प्रतिपादन क्या है? आत्महत्या का, इमाइल दुर्खिम के द्वारा। अगला प्रश्न है, दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए? तो दुर्खिम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है? तो ईश्वर का अस्तित्व एक सामाजिक तथ्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सामाजिक तथ्य कोई स्थिर धारणा नहीं बल्कि गतिशील धारणा है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जाना जाता है? तो है इमाइल दुर्खिम, जो कि फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दुर्खिम की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई? तो वह है नैतिक शिक्षा, जो कि दुर्खिम की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न, दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति का सिद्धांत दिया? तो वो दिया था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। अगला प्रश्न है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी थी दुर्खिम ने। अगला प्रश्न है, अनुभाविक घटना के रूप में सामाजिक तथ्य को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? तो करना चाहिए वस्तु के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 71, निम्नलिखित में से कौन शब्द सामाजिक तथ्य से संबंधित है? तो वो है समाज, जो कि सामाजिक तथ्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है 72, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तथ्य का भाग नहीं है? तो वो है स्थिर धारणा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न 73, सामाजिक सुदृढ़ता की अवधारणा संबंधित है? तो वो है दुर्खिम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न, दुर्खिम के अनुसार चाहते या ना चाहते हुए भी व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, परंपराओं और त्योहारों को क्यों मानता है? तो सामाजिक दबाव के कारण मानता है। अगला प्रश्न है, दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्द को किसने प्रस्तुत किया है? तो क्या है? इमाइल दुर्खिम ने। अगला प्रश्न है 76, दुर्खिम के अनुसार प्रतिकारी कानून किस प्रकार के समाज से संबंधित है? तो वह सावयवी एकता से। अगला प्रश्न है 77, इमाइल दुर्खिम के द्वारा सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है। तो किया गया है बाह्यता बाध्यता। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक का लेखक कौन है? तो उनका लेखक है इमाइल दुर्खिम, उसका लेखक है इमाइल दुर्खिम। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो ये कथन है इमाइल दुर्खिम का। अगला प्रश्न है 80, दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के निर्माण हेतु किस जनजाति के अध्ययन को आधार माना है? तो माना है अरुट्टा को। अगला प्रश्न 81, निम्नलिखित में से कौन धर्म के सामाजिक सिद्धांत की अवधारणा से संबंधित है? तो इमाइल दुर्खिम सामाजिक सिद्धांत की अवधारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न, टोटमवाद के सिद्धांत के प्रणेता हैं? तो है इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है 83, समाज की यांत्रिक एकता की अव्यवस्था में कौन सा कानून प्रचलित होता है?
तो उसका कानून प्रचलित होता है दमनकारी कानून। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न 84, समाज में स्वावलंबी एकता की अवस्था में कौन सा कानून प्रचलित होता है? तो वो कानून प्रचलित होता है प्रतिकारी कानून। अगला प्रश्न, इमाइल दुर्खिम के अनुसार दमनकारी कानून समाज में पाए जाते हैं। तो जो दमनकारी कानून आदिम समाज में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न 86, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान मानना है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दुर्खिम का। अगला प्रश्न है, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की कौन सी दो विशेषताओं का वर्णन किया है? तो उन्होंने अपनी सामाजिक तथ्यों की दो विशेषताओं का वर्णन किया है, बाह्यता और बाध्यता। अगला प्रश्न है 88, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों का संप्रत्यकीकरण किस रूप में किया? तो उसने क्या था, ऐसे सामाजिक प्रतिमान जो व्यक्ति से बाहरी होते हैं। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, दुर्खिम के मतानुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता जानी जाती है, वो जानी जाती है यांत्रिक एकता में। अगला प्रश्न है 90, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा संबंधित है, वो है दुर्खिम के द्वारा। अगला प्रश्न, श्रम विभाजन की अवधारणा संबंधित है। तो श्रम विभाजन की अवधारणा दुर्खिम से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 92, फ्रेंच सोरोकिन के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो फ्रेंच सोरोकिन के रूप में दुर्खिम को जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय समाजशास्त्री के कार्य को प्रकार्यवाद का आधार माना जाता है? तो माना जाता है इमाइल दुर्खिम को। अगला प्रश्न है, जब समाज का एक भाग कार्य नहीं करता तो वह समाज के अन्य भागों को प्रभावित करता है, समस्याएं पैदा करता है, यह कथन किस उपागम को प्रदर्शित करता है? तो वो करता है प्रकार्यवाद को। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न 95, समाज सदैव परिवर्तित होता रहता है परंतु साथ ही इसमें अत्यधिक स्थायित्व भी होता है, यह कथन सही है। अगला प्रश्न 96, समाज में आदर्श विहीनता एवं नियम विहीनता की अवधारणा किससे संबंधित है? तो वो है इमाइल दुर्खिम से संबंधित। अगला प्रश्न 97, इमाइल दुर्खिम ने अपने प्रकार्यवाद के सिद्धांत की व्याख्या करने में किसका प्रयोग किया है? तो वो क्या है, जैव सादृश्यता का। अगला प्रश्न है 98, सरल समाजों में श्रम विभाजन है, वो है सरल प्राकृतिक का। अगला प्रश्न है दुर्खिम से संबंधित है, दुर्खिम से संबंधित क्या है, वो है तथ्य। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू।